अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड है कि कौन कौन सी सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग्स हैं जो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है वो होती क्या है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग एक ऐसी लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे, आप कह लें कि ड्राइंग को हम एक ऐसी लैंग्वेज हम कहते हैं जिससे हम अपने आइडियाज़ को कन्वे कर सकते हैं एग्जीक्यूशन टीम तक। कि अगर एक डिज़ाइनर है, उसने इंजीनियर है या ड्राफ्ट्समैन है, उसने अपने आइडियाज़ को किस तरह से फील्ड तक उस बंदे तक पहुँचाने हैं जिसने फील्ड के अंदर वो जॉब एग्ज़ीक्यूट करवानी है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग वो लैंग्वेज है जिसके ज़रिए वो अपनी बात जो है वो फील्ड तक पहुँचाएगा, जहाँ पे वो जो चीज़ कंस्ट्रक्ट होनी है या जो चीज़ कंप्लीट होनी है, टेक्नीशियन जिस बंदे ने वो काम करना है, वो उस चीज़ को टेक्निकली किस तरह से परफ़ॉर्म करेगा, तो वो जिस लैंग्वेज में बात करेगा वो आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग्स होती हैं आम तौर पे। ये जो ड्राइंग्स हैं, ये हर पर्टिकुलर जॉब के लिए पर्टिकुलर स्केचेज़ होंगे, जो कंप्लीशन के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, कंस्ट्रक्शन के ऊपर ड्रॉ होते हैं। अगर कोई चीज़ आप बना रहे हैं, कोई स्टील की आप चीज़ बना रहे हैं, उसके लिए ड्राइंग्स बनती हैं, वो अलग तरह की होती हैं। अगर कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसके लिए जो ड्राइंग्स बनती हैं, वो अलग तरह की हैं। तो इस तरह से हर एक का डिटेल ड्राइंग या स्केच होता है, जो एग्ज़ीक्यूशन टीम जिसने उसको लेके चलना है, बनाना है, उस तक वो पहुँचाना, डिज़ाइनर का जो काम है। उसके अलावा इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है आपके किसी प्रोजेक्ट का। एक लंबी चेन ऑफ इवेंट्स आपने होनी है, आपने फाउंडेशन बनानी है, फाउंडेशन से आपने स्ट्रक्चर खड़ा करना है, स्ट्रक्चर के बाद स्लैब डालनी है, उससे ऊपर वाला स्ट्रक्चर खड़ा करना है। तो ये जो आपका चेन ऑफ इवेंट्स है, अगर ये मैं स्ट्रक्चर की उसमें बात करूँ, तो ये चेन ऑफ इवेंट्स जो है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है आपकी वो इंजीनियरिंग ड्राइंग है। उसके बाद हमने जो सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग्स हैं, इनको मेनली 4 टाइप्स में डिवाइड किया है। नंबर 1 पे हमारे पास स्टैंडर्ड ड्राइंग्स हैं, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ड्राइंग्स हैं, उसके बाद वर्किंग ड्राइंग्स और कंप्लीशन ड्राइंग्स। तो सबसे पहले हम टेंडर ड्राइंग्स को देख लेते हैं। टेंडर ड्राइंग्स वो ड्राइंग्स हैं जो आपके जो प्रोजेक्ट है उसके आपको रिक्वायर्ड होती हैं प्रोजेक्ट जब आपने बिड करना होता है। टेंडर ड्राइंग्स ऐसी ड्राइंग्स हैं जब क्लाइंट ने अपना प्रोजेक्ट अपने दिमाग में सोचा कि मैंने ये चीज़ बनवानी है या ये चीज़ बना के मैं ये बनाना चाहता हूँ। तो उसने इंजीनियर से राब्ता किया कि मुझे जो है वो मेरी चीज़ ड्रॉ करके मुझे दिखाओ कि ये किस तरह की बनेगी। तो उसने वो क्लाइंट क से पूछ के उसके जो डिज़ाइन इंजीनियर है उसने वो चीज़ डिज़ाइन करके दिखाई कि ये इस तरह से चीज़ बनेगी। तो फिर उसने वो जो डिज़ाइन है, जो ड्राइंग्स उसने बनाई हैं इंजीनियर ने, वो ड्राइंग्स कॉन्ट्रैक्टर को हमने भेजनी है ताकि वो कॉन्ट्रैक्टर जो है उनके ऊपर उनकी बेसिस के ऊपर, उन डिटेल्स की बेसिस के ऊपर अपना प्राइस का जो है ना वो अंदाज़ा लगा सकेगा, कितनी प्राइस के अंदर ये चीज़ एग्ज़ीक्यूट हो सकती है, कितनी प्राइस के अंदर ये बन सकती है। तो जो सबसे पहली स्टेज के ऊपर जो ड्राइंग्स आप बनाएँगे वो टेंडर ड्राइंग्स होंगी, ठीक है? तो ये जो टेंडर ड्राइंग्स हैं यही कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस को डिसाइड करने के लिए यूज़ होती हैं। या जब हम बिड करते हैं, जब हम अगर बिड आपको नहीं आइडिया तो जब हम बोली लगाते हैं आप कह लें कि कौन से कॉन्ट्रैक्टर को ये ड्राइंग जो है ये सॉरी कौन से कॉन्ट्रैक्टर को ये जॉब जो है एग्ज़ीक्यूट करने के लिए देनी है, तो उसके अंदर टेंडर ड्राइंग सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि टेंडर ड्राइंग्स की बेसिस के ऊपर उसने अपना एस्टीमेट लगाना होता है। तो उसके अंदर जो यहाँ पे बातें लिखी हुई हैं, इट इज़ नेसेसरी फॉर एन इंजीनियर टू डिसाइड टू एक्सटेंट ऑफ प्रिलिमिनरी डिज़ाइन। ठीक है, सबसे पहले हमने प्रिलिमिनरी डिज़ाइन करना है, उसको उसकी जो है एक रिपोर्ट तैयार करनी है। उसके बाद हमने उसको क्लाइंट के साथ बैठ के डिस्कस करना है, उसको फाइनल करना है। उसके बाद हमने उसकी डिटेल्स में उसकी बिल ऑफ क्वांटिटीज़ बनानी है, स्पेसिफिकेशन बनानी है। जो-सी आइटम्स उसके अंदर लग रही हैं, वो कौन-सी स्पेसिफिकेशन की होंगी, वो कितनी क्वांटिटी उसमें किस चीज़ की कितनी क्वांटिटी होगी। अगर आप सिर्फ़ ड्राइंग के ऊपर ये नहीं शो कर देंगे कि ये जो है ना, ये ड्राइंग है तो इस तरह से एग्ज़ीक्यूट करनी है। आपको उसके अंदर से अलग-अलग करके बताना पड़ेगा, इसमें से ये चीज़ टोटल इतनी लग रही है, ये चीज़ इतनी लग रही है, ये चीज़ इतनी लग रही है, ताकि वो आपके प्राइसिंग के अंदर जो है ना, वो कॉन्ट्रैक्टर को हेल्प करे। तो ये चीज़ भी आप उसके अंदर ऐड करेंगे। तो ये चीज़ें जो हैं वो तकरीबन आपकी टेंडर ड्राइंग्स को कवर करती हैं। उसके बाद एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि टेंडर ड्राइंग्स जो हैं ये पहला स्टेप है, तो ये इंजीनियर को बड़ी क्लैरिटी के साथ अंडरस्टैंड करवाना ज़रूरी है कि क्लाइंट जो चाह रहा है कि क्या चीज़ वो बनाना चाहता है। तो पहले स्टेप के ऊपर वो बड़ी ज़रूरी है कि वो बेहतरीन जो ड्राइंग्स हैं वो बनाए, वो बड़ी क्लियर हो, जो माइंड में क्लाइंट के पिक्चर है वही टेंडर ड्राइंग्स के अंदर पिक्चर है। इसके अंदर हमारे पास जो इंक्लूडेड चीज़ें हैं, वो सबसे पहले हमारे पास प्रपोज़ल या प्रोस्पेक्टिव व्यूज़ होते हैं। उसके बाद प्लॉट साइज़ है, यूज़ ऑफ बिल्डिंग है, रोड लेवल है,
कि ये प्लॉट साइज क्या होगा, ये इसका बिल्डिंग का यूज क्या होगा, रोड लेवल क्या होगा। उसके बाद प्लान एलिवेशन है, ये प्लान और एलिवेशन की यहाँ पे आपको इमेज नजर आ रही है, हमारा प्लान है, ये उसकी एलिवेशन है, एक साइड से, दूसरी साइड से, तीसरी साइड से। उसके बाद हमारे पास अगर कोई उसके अंदर चेंजेस आती हैं क्लाइंट के कहने पे, तो वो प्रपोजल के अंदर जो चेंजेस हैं वो फाइनलाइज करने से पहले जो चेंजेस हैं वो, इसके अंदर हमारे पास ये प्रोस्पेक्टिव व्यूज हैं। इस तरह से कुछ प्रोस्पेक्टिव व्यूज बनाए जाते हैं। ठीक है, ये किसी प्रोजेक्ट के आप कह लें कि प्रोस्पेक्टिव व्यू है। पहले आपने एलिवेशन और प्लान व्यू देखा, इसी तरह से ये भी आपका एक प्लान व्यू है, फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का, और ये आप कह लें कि उसका प्रोस्पेक्टिव व्यू है। फ्लोर वाइज उसने उसका प्रोस्पेक्टिव व्यू भी दिखा दिया, उसका प्लान व्यू भी दिखा दिया। तो ये आपका प्लान व्यू और प्रोस्पेक्टिव व्यू, इस तरह की ड्राइंग्स जो है ना वो मेनली टेंडर ड्राइंग्स के अंदर शामिल होती हैं। इसके साथ इसकी डिटेल्स वो तो शामिल ही हैं। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ड्राइंग्स हैं। कॉन्ट्रैक्ट ड्राइंग्स आमतौर पे तकरीबन टेंडर ड्राइंग्स ही कॉन्ट्रैक्ट ड्राइंग्स होती हैं। मतलब आप ये कह लें कि जो टेंडर ड्राइंग्स हैं जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो हम उन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट ड्राइंग्स कहते हैं। लेकिन अगर कोई चीज मिसिंग है जो टेंडर ड्राइंग के अंदर नहीं है, जो हमें ऐड करनी पड़ रही है, कोई ऐसी डिटेल है जो कि टेंडर ड्राइंग में नहीं आई, जो कि कॉन्ट्रैक्टर ने उसमें ऐड करनी है या क्लाइंट ने उसको बाद में ऐड करने को बतानी है, या फिर आपने कॉन्ट्रैक्ट करते हुए ये डिसाइड कर लिया कि ये चीज आपने जब एग्जीक्यूट करनी है उस वक्त हमने या इस तरह से लेके चलेंगे इसको या दूसरी तरह लेके चलेंगे, या ऑप्शन ए रखेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन में या ऑप्शन बी रखेंगे। तो जब आपने कॉन्ट्रैक्ट करते में इस तरह की ऑप्शन उसके अंदर रखी हुई हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट ड्राइंग्स के अंदर वो चीजें फाइनलाइज हो जाएंगी कि जो हमने इसके अंदर ऑप्शन ए पे चलना है या इसमें ऑप्शन बी पे चलना है। तो वो ये चीजें जो है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट ड्राइंग के अंदर ये चेंजेस होंगी जो टेंडर ड्राइंग से थोड़ी बहुत आएंगी। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर आपकी टेंडर ड्राइंग्स ही आपकी कॉन्ट्रैक्ट ड्राइंग्स होंगी। ज्यादातर केसेस में सिर्फ जब आप कोई चीज ओपन एंड छोड़ रहे हैं, जब आप ये उसके अंदर ऑप्शंस छोड़ रहे हैं, तो जब आप ऑप्शंस छोड़ेंगे तो वहां पे आपको कॉन्ट्रैक्ट ड्राइंग्स के अंदर चेंजेस की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ड्राइंग्स के अंदर हमारे पास जो चीजें शामिल हैं, उसके अंदर हमारे पास उसके जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उस प्रॉपर्टी के, अगर कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, उसके बाद हमारे पास अप्रूवल लेटर होना चाहिए एलडीए से या जो भी आपकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी है उस इलाके की। उसके बाद हमारे पास उसका प्लान एलिवेशन सेक्शन, वही चीजें जो आपके उसके अंदर आ चुकी हैं टेंडर ड्राइंग में। उसके बाद साइट प्लान होना चाहिए, लोकेशन जो है ना प्लान के कहाँ पे ये साइट लोकेटेड है इसको हम देख लेते हैं कि ये क्या है। उसके बाद शेड्यूल ऑफ ओपनिंग्स होना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ एरिया होना चाहिए, ये सारी चीजें हम अभी इससे नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ कि ये कौन कौन सी चीजें हैं। उसके अलावा नेम और कंप्लीट एड्रेस होना चाहिए क्लाइंट का, ताकि क्लाइंट जो है वो वाजे हो कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक लीगल डॉक्यूमेंट है तो उसके अंदर ये जो नाम पता है ये वाजे होना चाहिए। उसके अलावा जो है कॉन्ट्रैक्ट जो क्लाइंट है वो ड्राइंग्स को सारी ड्राइंग्स को वो साइन करे, ताकि जो कोई ड्राइंग एम्बिग्यूटी ना रहे कि कॉन्ट्रैक्ट क्लाइंट ने ये ड्राइंग पास नहीं की हुई। क्लाइंट जो है वो सारे कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स की जो ड्राइंग्स हैं उनको वो साइन कर ले प्रॉपरली। उसके बाद ये आपके पास जो है वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट ड्राइंग्स हैं जी, आपके उस चीज को बता रही हैं कि कौन सा एरिया किस पर्पस के लिए यूज होगा इसके अंदर। तो हमने स्पेस एलोकेशन की हुई है कि कौन सी लोकेशन किस पर्पस के लिए यूज होगी। इसके बाद ये जो साइट प्लान है जो 1/64 इंच स्केल के ऊपर हमने देखा कि 1/64 के स्केल के ऊपर ये आएगी। ये साइट प्लान है कि ये जो कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं या ये जो साइट है ये लोकेटेड किस जगह पे है, ये भी आपके कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स में शामिल होगा। ज़ाहिर है लीगल डॉक्यूमेंट्स में ये चीज़ तो बहुत ज़रूरी है। इसी तरह अगर हम कोई स्कीम वगैरह, कोई हाउसिंग सोसाइटी वगैरह हम डिज़ाइन कर रहे हैं, उसके कंस्ट्रक्शन के हवाले से बात हो रही है या उसको लेआउट करने की बात हो रही है, तो उसके अंदर इस तरह की ड्राइंग्स होंगी जो डिसाइड करेंगी ये सेक्शन हैं जो इसके ब्लॉक्स डिसाइड करेंगे, यहाँ पे घर आएगा, यहाँ पे हम स्पेस छोड़ेंगे। तो वो ड्राइंग्स कुछ आम ड्राइंग जो आपकी आम घरों की ड्राइंग है उससे या कमर्शियल बिल्डिंग की ड्राइंग से फ़र्क होगी, वो कुछ इस तरह से होंगी। उसके बाद हमारे पास शेड्यूल ऑफ ओपनिंग है। शेड्यूल ऑफ ओपनिंग जो आपके विंडोज, डोर्स, वेंटिलेटर्स जो भी आप ओपनिंग छोड़ रहे हैं, ये आपका शेड्यूल ऑफ ओपनिंग होगा। तो उसके अंदर आमतौर पे हम अगर एक घर में बात करें या कमर्शियल बिल्डिंग में बात करें, तो हम एक सेट ऑफ डोर्स यूज कर रहे होते हैं, या हम 3 फुट का दरवाजा यूज कर रहे होंगे या 4 फुट का दरवाजा यूज कर रहे होंगे या 2 फुट का दरवाजा यूज कर रहे होंगे। आमतौर पे हम 3 फुट या 2.5 फुट का दरवाजा यूज कर रहे होते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि हम एक सेट ऑफ डोर्स को एक डेजिग्नेशन दे देते हैं कि जितने 3 फुट के दरवाजे हैं उसको D1 कह दिया, जितने 4 फुट के दरवाजे हैं उनको D2 कह दिया, जितने 5 फुट के उनको D3 कह दिया। इस तरह से हमने
उसके डेजिग्नेशन दे देते हैं कि कौन कौन से डोर्स हैं। तो वो आपके जो डोर्स हैं उनकी जो टाइप हम यूज कर रहे हैं, अगर उसके अंदर कोई फिनिश का फर्क है तो उन डेजिग्नेशन के साथ उनकी डायमेंशन क्या होंगी या उसका फिनिश का फर्क क्या होगा, तो वो आपका शेड्यूल ऑफ ओपनिंग में सारा कवर हो जाता है। इसी तरह विंडोज का या वेंटिलेटर्स का वो सारा आपका शेड्यूल ऑफ ओपनिंग में कवर हो जाएगा। उसके बाद एरिया स्टेटमेंट है कि इस प्लॉट का कवर्ड एरिया कितना है, इसका टोटल एरिया कितना है, इसके अंदर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर एरिया कितना है, फर्स्ट फ्लोर का कवर्ड एरिया कितना है, ओपन एरिया कितना है, सेकंड फ्लोर का एरिया कितना है, ओपन कितना है, कवर्ड कितना है, और हमें अलाउड कितना है, कवर्ड एरिया कितना ओपन छोड़ना जरूरी है। तो ये सारी चीजें आपके एरिया ऑफ स्टेटमेंट के अंदर आ जाएंगी। तो ये कुछ कॉन्ट्रैक्ट ड्राइंग्स के अंदर जो चीजें शामिल हैं ये वो थी। उसके बाद आ जाता है वर्किंग ड्राइंग्स। वर्किंग ड्राइंग जो है ये नाम से ही हमें चीज नजर आ रही है कि वर्किंग ड्राइंग जो है वो ड्राइंग है जो फील्ड के अंदर जो एग्जीक्यूट करवाने के लिए जरूरी है, जो फील्ड के अंदर डिटेल्स रिक्वायर्ड हैं उस काम को कंप्लीट करवाने के लिए। उसके अंदर बहुत फाइनर डिटेल्स रिक्वायर्ड होती है। कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स के अंदर बहुत फाइनर डिटेल्स रिक्वायर्ड नहीं होती। तो वर्किंग ड्राइंग्स के अंदर हमें बहुत फाइनर डिटेल्स रिक्वायर्ड होती हैं। एक एक चीज की माइनर से माइनर डिटेल भी वर्किंग ड्राइंग में रिक्वायर्ड होती है। तो जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए कि इस जो आप एक स्लैब लेआउट कर रहे हैं तो इस स्लैब के अंदर कितना स्टील डलना है, कितनी स्पेसिंग से डलना है, या आपने कोई फाउंडेशन बनानी है तो उसका डिजाइन किस तरह से होना है। तो ये चीजें जो है आपकी वर्किंग ड्राइंग है, ये उनकी डिटेल जो स्पेसिफिकेशन डिटेल्स के साथ कंप्लीट है वो आपकी वर्किंग ड्राइंग के अंदर शामिल होगी। इसके अंदर हमारे पास क्या-क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं। उसके अंदर एक चीज़ और ज़हन में रखिएगा कि अगर वर्किंग ड्राइंग के अंदर कोई फाइनल डिटेल्स मिसिंग रह गई है, तो वो आपने फील्ड के ऊपर ही डिसाइड करनी है कि आपके पास वर्किंग ड्राइंग के अंदर ये चीज़ मिसिंग थी, तो ये आपने इस तरह से इसको एग्ज़ीक्यूट करवा लिया। लेकिन उसको साथ डॉक्यूमेंट ज़रूर कर लेना है कि ये चीज़ यहाँ पे मिसिंग थी, तो हमने इसको इस तरह से एग्ज़ीक्यूट करवाया। तो डॉक्यूमेंट ज़रूर कर लेना है, लेकिन हम वर्किंग ड्राइंग्स के अंदर ये ऑप्शन छोड़ते हैं कि ड्राइंग के ऊपर ही जो चेंजेस रिक्वायर्ड हैं वो हम ड्राइंग के ऊपर ही परफॉर्म कर लें। उसके बाद हमारे पास आ जाती है ये वर्किंग ड्राइंग के अंदर हमारे पास जो ड्राइंग शामिल है उसमें आर्किटेक्चरल वर्किंग ड्राइंग है। सबसे पहले जो आर्किटेक्चर हमें प्रोवाइड करेगा, उसके बाद स्ट्रक्चर वर्किंग ड्राइंग। स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास फाउंडेशन प्लान होना चाहिए, रीइंफोर्समेंट डिटेल होनी चाहिए, प्लम्बिंग वर्क्स की डिटेल होनी चाहिए। जाहिर है कि डोर्स और विंडोज की ओपनिंग की डिटेल वो तो चाहिए चाहिए। उसके अलावा इलेक्ट्रिफिकेशन की, बाथरूम फिटिंग्स और किचन की डिटेल के बाथरूम के अंदर बेसन सिंक कहाँ पे होना है, बाकी चीजें कहाँ पे होनी है। इसी तरह किचन में बड़ा जरूरी है कि ये कौन कौन सी चीजें, वेंटिलेशन कैसे छोड़नी है, तो पूरे घर की वेंटिलेशन किस तरह से रहेगी। तो ये आपकी वर्किंग ड्राइंग्स के अंदर शामिल है। ये आपकी वर्किंग ड्राइंग्स के अंदर जिस तरह से एक बीम है उसका क्रॉस सेक्शन कि ये इस तरह से ये बीम होगा, इसके ये डिटेल्स होंगी, ये स्पेसिंग होगी, ये रीबार यूज होगी, ये सारी डिटेल इस तरह की वर्किंग ड्राइंग में शामिल होगी। इसी तरह हम आ जाते हैं, ये आपने घर की पूरे ये सॉरी कमर्शियल बिल्डिंग है, एक फ्रेम स्ट्रक्चर आप कह लें, ये उसके ऊपर उसने स्लैब की जो है कंप्लीट डिटेल्स लिखी हुई है, कौन सी जगह पे किस तरह से स्टील यूज होगा, कौन सी डिटेल कहाँ पे आएगी। तो ये आपकी वर्किंग ड्राइंग्स के अंदर शामिल है। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं कंप्लीशन ड्राइंग्स। कंप्लीशन ड्राइंग्स के अंदर हमारे पास कुछ ऐसी डिटेल्स, जैसे हमने पहले डिस्कस कर लिया कि वर्किंग ड्राइंग्स में हमारे पास कुछ फाइनर डिटेल मिसिंग हो सकती है। तो वो जो वर्किंग ड्राइंग के अंदर जो हमारे पास फाइनल डिटेल्स मिसिंग है, वो फाइनल डिटेल्स या वो फाइनल जो हमने काम किया या हमने एग्जीक्यूशन के वक्त कोई अल्टरेशन की है, तो वो हमने नोट कर ली वर्किंग ड्राइंग्स के ऊपर। तो अब जब हमने कंप्लीशन ड्राइंग जब एंड पे ड्राइंग सबमिट करवानी है या एज बिल्ट ड्राइंग हमने जो सबमिट करवानी, वो हमारी कंप्लीशन ड्राइंग है कि ये जो अब स्ट्रक्चर है या ये जो बिल्डिंग है ये अब इस तरह से कंप्लीट बनी हुई है। ठीक है, तो आम तौर पे ऐसा ही होता है, बहुत कॉमन है कि हमारे जब एग्जीक्यूशन करवा रहे होते हैं तो उसमें कई चीजें चेंज हो जाती हैं। तो एग्जीक्यूशन करवाते वक्त जो भी चीजें चेंज होती जा रही हैं वो हमने नोट करते जाना। एक माइनर से माइनर डिटेल जो है, फाइन से फाइन डिटेल जो भी आपने चेंजेस की हैं वो आपने नोट डाउन कर ली और वो आपने कंप्लीशन ड्राइंग के अंदर ऐड कर ली कि ये चीजें हमने इसके अंदर चेंज की हैं। तो ये आपकी एज बिल्ड ड्राइंग हो जाएगी जो ये बताएगी कि अब ये स्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर बाद में कभी कोई स्ट्रक्चर के अंदर हमें चेंज करनी पड़े, कोई चीज चेंज करनी पड़ रही है, कोई प्लम्बिंग का इशू आ गया, कोई इलेक्ट्रिफिकेशन में इशू आ गया, या किसी और स्ट्रक्चर के अंदर को हमें इशू फेस करना पड़ा, तो हमारे पास वो डिटेल हो कि हमने यहाँ पे अगर कोई अल्टरेशन की थी या यहाँ पे कौन सी चीज का किस तरह से प्लान में है। ठीक है, तो वो हमें उस वक्त तो नजर नहीं आ रही होगी, सिर्फ हमें ड्राइंग से मिल सकती है। तो वो आपकी जो डिटेल है वो आपकी कंप्लीशन ड्राइंग की मदद से ही दोबारा से एडिट हो सकती है। ये हमारे पास कंप्लीशन ड्राइंग है, जिस तरह से एज बिल्ड ड्राइंग जिसको हम कह लें कि जब हम कंप्लीट हो गया तो हमारे पास उसकी कंप्लीशन ड्राइंग का एक सैंपल है। उसके बाद
इंटरप्रिटेशन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है ड्राइंग की। आपने पूरी लाइफ के अंदर एक इंजीनियर ने इतनी ड्राइंग्स खुद नहीं बनानी जितनी उसने इंटरप्रेट करनी है, जितनी समझनी है। तो अगर एक इंजीनियर है उसको इतनी दूसरी ड्राइंग्स जो हैं वो खुद स्टडी ज़्यादा करनी है, तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि सारे जो इंजीनियर्स हैं वो एक स्टैंडर्ड के ऊपर ड्राइंग बनाएँ। सारे जो स्पेसिफिकेशंस है वो एक स्टैंडर्ड के मुताबिक दें। ऐसा ना हो कि एक जो है उसके लिए नंबर 3 बार का मतलब कुछ और हो और दूसरे के लिए नंबर 3 बार का मतलब कुछ और हो। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि जो इंटरप्रिटेशन है वो इंजीनियर्स की एक हो। तो इसके लिए जो इंटरप्रिटेशन को एक रखने के लिए हम कुछ कोड्स को फ़ॉलो करते हैं और उन्हीं कोड्स के मुताबिक हम ड्राइंग्स भी बनाते हैं और उनके ऊपर नोट्स भी उन्हीं कोड्स के मुताबिक लिखते हैं। और नोट्स लिखने का तरीकाकार भी उन्हीं कोड के मुताबिक होता है। तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि एक इंजीनियर को पता हो जिसने इंटरप्रिटेशन करनी है, उसको पता हो कि स्केल क्या है, स्केल किस तरह से लेना है, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में किस तरह से स्केल होना चाहिए, कितना होना चाहिए, साइड प्लान के लिए कितना स्केल कम से कम होना चाहिए। इसी तरह उसको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि सिंबल कौन-सा सिंबल क्या रिप्रेज़ेंट कर रहा है। ये बड़ा ज़रूरी है, इसके बगैर समझ नहीं आएगी। प्रोजेक्शंस उसको क्लियरली अंडरस्टैंड होनी चाहिए कि अगर ये प्रोजेक्शन ये शो कर रही है, तो इस डिटेल का जो ड्राइंग है इसमें ये मतलब होगा, इस डिटेल का ये मतलब होगा, ताकि जब बिल्डिंग को एग्ज़ीक्यूट होता हुआ बनते हुए देखे तो उसको नज़र आने में भी वो उसी तरह से नज़र आ रही हो जिस तरह से उसने प्रोजेक्शंस बनाई। उसके अलावा जो लाइन वर्क है आपका, वो भी उसको कंप्लीटली अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये जो लाइन है, ये आपकी स्टील बार को शो कर रही है और ये लाइन आपकी जो है ना वॉल को शो कर रही है या वॉल की आउटर साइड को शो कर रही है। ठीक है? तो ये चीज़ें जो है ना इंटरप्रिटेशन ड्राइंग की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये सिविल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ तक आपके पास ड्राइंग्स इम्पोर्टेंट थी। इसके अलावा कुछ आइडिया हमें ये होना चाहिए सिविल इंजीनियर को कि आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से कौन-कौन सी ड्राइंग्स इम्पोर्टेंट होती हैं। तो कुछ हमने पार्ट जो है आर्किटेक्चरल प्लानिंग और आर्किटेक्चर और फंक्शनल प्लानिंग का भी इसके अंदर ऐड किया ताकि एक सिविल इंजीनियर को भी आइडिया हो कि आर्किटेक्चर प्लानिंग किस तरह से हो रही होती है उस बिल्डिंग की। जब वो आर्किटेक्चरल मैप हमारे पास आता है या आर्किटेक्चरल ड्राइंग हमारे पास आती है, तो उसके लिए वो क्या-क्या चीज़ें सोच रहे होते हैं। तो उसके अंदर हमारे पास अगर हम एक आम घर की बात करें, तो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि फ्लोर प्लान कंसिडरेशन हम करते हैं कि फ्लोर के ऊपर हमने क्या-क्या चीज़ें इसके अंदर इस घर में होनी चाहिए या इस बिल्डिंग के अंदर क्या चीज़ें हमें चाहिए। हम उसमें आम तौर पे घर को 3 मेन एरियाज़ में डिवाइड करते हैं, उसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि 3 मेन एरियाज़ कौन से हैं। उसके अलावा हम घर के अंदर ट्रैफिक सर्कुलेशन के घर के अंदर किस तरह से मूव करना है, उसको हम बड़ा इम्पोर्टेंट देखते हैं। उसके अलावा हर रूम के डिज़ाइन को, लिविंग रूम का डिज़ाइन, डाइनिंग का डिज़ाइन, किचन का, बाथरूम का, बेडरूम का, यूटिलिटी, तो ये सारे जो है ना एक-एक रूम का अलग-अलग डिज़ाइन, स्टोरेज का जो है वो आम तौर पे तो कोई ख़ास डिज़ाइन नहीं होता, लेकिन अगर स्टोरेज स्पेशल है तो आपको स्टोरेज का भी डिज़ाइन करना पड़ सकता है। गैराज का डिज़ाइन, हॉलवेज़ और स्टेयर्स का डिज़ाइन बहुत इम्पोर्टेंट होता है कई दफ़ा आर्किटेक्चरल पर्पसेज़ के लिए। उसके अलावा डोर्स और विंडोज़ का डिज़ाइन, आर्किटेक्चरर जो है वो बहुत कंसर्न्ड होता है कि जो डोर्स और विंडोज़ का डिज़ाइन है वो उसी तरह से एलिवेशन को रिप्रेजेंट करे जिस तरह से आर्किटेक्चरल ड्राइंग में नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ें जो है वो आर्किटेक्चरल जो है ना वो बड़ी कंसिडर करते हैं। उसके अंदर ये जो आपको इंडिविजुअल रूम का डिज़ाइन नज़र आ रहा है इसके अंदर ये ब हम हमें आर्किटेक्चर को ये देखना पड़ता है कि इनको ओपन लिविंग जैसे लिविंग रूम है, उनको ओपन लिविंग रूम रिक्वायर्ड है या क्लोज़ लिविंग रूम रिक्वायर्ड है। इनको लिविंग रूम के साथ डाइनिंग अटैच चाहिए या इनको सेपरेट चाहिए। इनको लिविंग रूम के साथ कुछ जगहों में जो है वो लिविंग रूम के साथ किचन अटैच होता है, कुछ के अंदर डाइनिंग अटैच होता है, कुछ के अंदर ड्राइंग रूम के साथ डाइनिंग अटैच होता है, कुछ में सेपरेट होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इंडिविजुअल रूम डिज़ाइन के अंदर कवर होंगी। और फिर ये भी कवर होगा कि इसके अंदर आपके कौन से रूम के अंदर किस तरह का फर्नीचर आना है, तो उस रूम के अंदर उस तरह से जगह आपको छोड़नी पड़ेगी, कौन-सी चीज़ कहाँ पे प्लेस होनी है। तो उस हवाले से ये चीज़ें इंडिविजुअली रूम डिज़ाइन करने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। अब हम देख लेते हैं कि हमारे घर को आम तौर पे आर्किटेक्चर कितने ज़ोन में डिवाइड करता है, वो 3 मेन ज़ोन में डिवाइड करता है। आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट मेन ज़ोन है वो आपका लिविंग ज़ोन है, जिसके अंदर हमने रहना है। तो लिविंग ज़ोन के अंदर हमारा काम रिलैक्स करना है, एंटरटेन करना और डाइनिंग करना। कि जहाँ पे हमने पूरा दिन बैठना है, वो आपकी जो जगह है वो आपका लिविंग एरिया कंसिडर होगा। तो हमारा पहला जो घर का ज़ोन हो गया वो लिविंग का हो गया, जहाँ पे हमने रिलैक्स करना है, एंटरटेनमेंट या हमने डाइनिंग करनी है। उसके बाद हमारे पास है स्लीप या बाथ एरिया, जहाँ पे हमने रेस्ट करना है। तो जहाँ पे आपने कंप्लीट रेस्ट करना है या स्लीप या बाथ एरिया आपका वो होगा जो घर का एक पुरसुकून जगह होगी। ऐसा ज़ोन होगा जहाँ पे नॉइज़ कम होगी। जबकि आपका लिविंग एरिया जो ऐसा होगा वो जहाँ पे आपकी नॉइज़ ज़्यादा होगी।
तो आपका स्लीप या बाथ एरिया ऐसा होगा जहाँ पे आपकी नॉइज़ कम होगी। तो आपने घर के उस तरह से उसको लोकेट करना है कि उस वहाँ पे नॉइज़ कम रहे और जो वो पर्पज़ है वो फुलफ़िल कर सके। तो हमारा पर्पज़ वहाँ पे स्लीपिंग होगा, रिलैक्सिंग होगा या बाथिंग होगा। उसके बाद हमारे पास सर्विस एरिया, बाकी सारा एरिया तकरीबन हमारे पास सर्विस एरिया है जिसके अंदर हमने खाना बनाना है, वॉशिंग करनी है, स्टोरिंग करनी है, पार्किंग करनी है। तो ये सारा हमारा सर्विस एरिया, मेंटेनेंस वर्क अगर कोई आपने कहीं पे स्पेशल घर के अंदर जगह बनाना चाहते हैं जहाँ पे आप मेंटेनेंस करें ताकि हॉबी स्पेस आप बना सकें या तो वो आपकी स्पेस ज़ोन अलग हो सकता है या फिर आपको डिसाइड करना होगा कि जब मैंने मेंटेनेंस वर्क करवाना है तो फिर मैंने कहाँ पे अपनी चीज़ें स्टोर करनी है या इस तरह का मेंटेनेंस वर्क कहाँ पे होगा। तो ये आपका बाकी का जो एरिया है सारा ये आपका सर्विस एरिया के अंदर आ जाएगा। तो हम आम तौर पे घर को 3 ज़ोन में इसी तरह डिवाइड करते हैं कि 1/3 जो एरिया टोटल का वो लिविंग के लिए देते हैं, 1/3 एरिया स्लीपिंग और बाथ के लिए देते हैं और 1/3 एरिया ही हम सर्विस एरिया के लिए देते हैं। तो इसलिए इनको 3 ज़ोन में भी डिवाइड करना ज़रूरी है, ताकि हम जब एरिया डिस्ट्रीब्यूट करें तो हम ये देख सकें कि हमने 1/3 एरिया इस काम के लिए दिया है या नहीं, जो आम तौर पे घरों के अंदर बेहतर डिज़ाइन के लिए होना चाहिए। इसी तरह लास्ट चीज़ जो आर्किटेक्चर के पर्पज़ के लिए या आर्किटेक्चर जो चीज़ को कंसीडर करते हैं वो हम देख लेते हैं, वो है आपकी ट्रैफिक सर्कुलेशन। इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आर्किटेक्चर देखते हैं, लेकिन हम सिर्फ ये इतना ही डिस्कस करेंगे। तो ट्रैफिक सर्कुलेशन अगर हम देखें तो ये 2 आपके पास जो डिज़ाइन हैं यहाँ पे, एक आपके पास लेफ्ट पे जो डिज़ाइन है ये और राइट पे, ये दोनों एक ही एरिया के डिज़ाइन है। लेकिन हमने पहले एरिया के अंदर जिस तरह से हमने डिज़ाइन किया, वो हमारी जो ट्रैफिक सर्कुलेशन है वो बहुत ज़्यादा ट्रबलसम है। हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत मुश्किल है। ज़्यादा लोगों का एट अ टाइम मूव करने के अंदर बहुत रुकावट है। तो इस तरह से आपकी ट्रैफिक सर्कुलेशन जो है ना बहुत डिफिकल्ट है। जबकि हमारे पास ये जो दूसरा डिज़ाइन है, सेम उसी एरिया के ऊपर डिज़ाइन है जहाँ जिस एरिया पे हमने पहले डिज़ाइन किया। उसी एरिया के ऊपर हमने दोबारा से लेआउट किया, हमने कुछ डिज़ाइन चेंज किया, कुछ चेंजेज़ उसके अंदर लेके आए। उन चेंजेज़ की वजह से आप देखें, अब हमारा जो स्मूथ है ट्रैफिक का फ्लो, कोई ऐसा ट्रैफिक का फ्लो नहीं हो रहा कि उसको किसी और जगह से पास करके जाना पड़ रहा हो, जहाँ पे उसको आने की ज़रूरत भी नहीं है या एक बंदे को दूसरे बंदे ने जहाँ से गुज़रना है, उसको क्रॉस करके जाना पड़ता हो। बल्कि यहाँ पे आपको देखें ये स्मूथ फ्लो है, तकरीबन कम से कम जो है ना वो इंटरसेक्शंस हैं, कम से कम जगह पे जो है ना ओवरलैप होने की गुंजाइश है। इसी तरह अगर आप ये देखें तो किचन के अंदर हमारे पास ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है। मैंने आपको पहले बताया कि किचन इंडिविजुअल रूम डिज़ाइन भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो किचन के अंदर हमारे पास ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि आपका जो किचन के अंदर ये जो ब्लू आपको लाइन्स नज़र आ रही हैं, आपका किचन में जो स्टोव है, जो आपका सिंक है और जो रेफ्रिजरेटर है। स्टोर, सिंक और रेफ्रिजरेटर ये किस लोकेशन के ऊपर आ रहे हैं किचन में, ठीक है? तो स्टोर, सिंक और रेफ्रिजरेटर आपके अगर प्रॉपर जगह पे आ रहे हैं तो इसके दरमियान आपने बार-बार सर्कुलेशन करनी है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इनके दरमियान में कोई रुकावट नहीं आ रही होनी चाहिए, करीब-करीब होने चाहिए और एक-दूसरे को एक्सेसिबल होने चाहिए। अब यहाँ पे देखें आपके पास किचन है, ये इस किचन के अंदर आपके पास ये सिंक है, ये स्टोव है और ये रेफ्रिजरेटर है। ऑल्दो कि ये करीब-करीब है, लेकिन आपको अगर रेफ्रिजरेटर से किचन इसके सिंक की तरफ जाना है तो फिर आपको यहाँ पे थोड़े मुश्किल पेश आएगी। तो इस तरह से आम तौर पे हम उसको रखेंगे करीब-करीब ही हमेशा। लेकिन मैक्सिमम हमने अवॉइड करना है कि इसके दरमियान में कोई रुकावट ना आए, ये डायरेक्ट पाथ हो एक-दूसरे को। तो ये किचन के उसके अंदर डिज़ाइन के अंदर भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ओवरऑल हमें ये जो आपका ट्रैफिक सर्कुलेशन है पूरे घर की, वो भी बहुत ज़्यादा कंसिडर करने की ज़रूरत होती है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि एक सिविल इंजीनियर को आइडिया होना चाहिए कि आर्किटेक्चर जब ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो उसके ज़हन में ये कौन-कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आर्किटेक्चरल पर्पज़ के लिए, एस्थेटिक्स के लिए जो है ना वो बड़ी ज़रूरी होती हैं। तो वो डिटेल ज़्यादातर आर्किटेक्चर देखते हैं, वो सिविल इंजीनियर से ज़्यादा ताल्लुक नहीं रखती। तो हमने इसमें इतना ही कवर करना था, तो हमने इसके साथ हम अपना लेक्चर एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।